दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। पॉलिटेक्निक पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, उनके बनावट पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। जो आप पीडीएफ के लिए कमेंट में आपने लिखा था, तो पीडीएफ इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ सबका पीडीएफ हिंदी राइटिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बुक हमेशा स्टैंडर्ड्स बुक से आप पढ़ें। जो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही हैं हिंदी में, बहुत सारी बुक्स, उसमें बहुत सारा मिस्टेक है। ठीक है। और उसमें क्या मिस्टेक है जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टडी हो जाएंगे। इवन इन सब बुकों को छोड़िए, जो अच्छे बुक भी आ रहे हैं ना, उसमें भी मिस्टेक आ रहा है। ठीक है। जैसे क्या है कि मैंने इसको कंस्ट्रक्शन को लिया था कहाँ से, जीवी गुप्ता की बुक से। ठीक है। लेकिन उसमें भी एरर हो गया। ठीक है। तो मैं जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने गूगल पे, नेट पे सर्च किया। जब सर्च किया तो हमको जो मैंने इमेज बनाया था वही इमेज हमको गूगल पे मिला। ठीक है। अब जब गूगल पे डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, इमेज को क्लिक करेंगे तो आपको यही फिगर मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप प्योर चीज़ों को पढ़िए ताकि आगे चलने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। पढ़ने से पहले हर चीज़ को समझिए। इसीलिए मैंने आपको बेसिक ऑफ डीसी मशीन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। क्योंकि वहाँ से आप हर चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, कहाँ एरर होगा कहाँ नहीं होगा। जब आपको बेसिक मालूम है तो उसी पर ही तो सब कुछ बना है, तो आपको आसानी से फाइंड हो जाएगा कि कहाँ से मिला है कहाँ से नहीं मिला है। ठीक है। तो आज हम डीसी मशीन के संरचना पर विचार करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी किसी बुक में ये पहले चैप्टर डीसी मशीन के अंदर दे दिया है, किसी किसी बुक में ये दूसरे चैप्टर में दिया है। पहले चैप्टर में वैद्युत मशीनों का सामान्यकृत विवेचन है और दूसरी बुक में, दूसरे चैप्टर में क्या है, डीसी मशीन है। ठीक है। तो जैसा आप समझिए, आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज स्टडी करना है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। जो नहीं देखा है वो देख ले। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीसी मशीन का संरचना वास्तव में बनावट उसकी होती कैसे है। जैसे एक मनुष्य की संरचना की बात करें तो क्या होता है, उसके एक सर होते हैं, दो आँख होते हैं, एक नाक होता है और दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। इस तरह से संरचना में आप सारे अंग ही तो लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार डीसी मशीन की संरचना पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पूरे अंग का आप बारी बारी से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना। आपका एक डायग्राम बना है, थोड़ा रफली डायग्राम बन गया है, हाथ से तो बहुत अच्छा नहीं बन सकता। अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको ये इमेज मिल जाएगी। 2D इमेज है। अभी मैं आपको 3D इमेज दिखाकर भी हर पार्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आप 3D इमेज भी देखेंगे। ठीक है। देखिए, मशीन का सबसे बाहरी आवरण जो होता है मशीन का, उस बाहरी आवरण को हम योक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ठीक है ना। ये किस मटेरियल का बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। छोटे मशीनों में जो छोटे छोटे मशीन, मोटर, डीसी मोटर आते हैं, वो किसके बने होते हैं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो किससे बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। लेकिन जब हम बड़े मशीनों की बात करते हैं तो उसका जो योक होता है वो बेलित इस्पात की चादर से बना होता है। किससे बना होता है, बेलित। या किससे बना होता है, छोटे मशीनों के लिए, फॉर स्मॉल मशीन, या लिख सकते हैं छोटे मशीनों के लिए ये किससे बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। अब बड़े मशीनों के लिए ये बेलित इस्पात की चादर से बना होता है। ठीक है ना। ये आप बात ध्यान में रखिए। ठीक है। तो इसको 3D डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि योग कहाँ है। देखिए, ये सबसे ऊपरी जो आवरण है, जो आधा कटा हुआ नहीं दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है। जो सबसे बाहरी आवरण है, ऊपर वाला एकदम। ठीक। तो इस प्रकार से आपने योग समझा कि योग क्या होता है। योग करता क्या है, ये जो मैग्नेटिक पोल कोर आपको दिख रहे हैं, मैग्नेटिक पोल ये जो दिख रहे हैं, इनको सपोर्ट और सहारा प्रदान करता है।
ठीक है, यही इसका। और दूसरा बेसिक काम क्या है कि धूल, गर्दा, नमी, जो भी जलवायु वातावरणीय जो कुप्रभाव है उससे मशीन के इनर पार्ट को सेव रखता है। ठीक है, इसके आंतरिक भाग को क्या करता है, सेव रखता है, बचाता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लगा होता है, आई लिफ्ट लगा होता है। ये जैसे इस मशीन को अगर उठाना हो तो कैसे उठाएंगे। ठीक है, मशीन को उठाना हो तो आप कैसे उठाएंगे, किसी माध्यम के द्वारा ही तो इसमें फंसा करके काटी ऊपर उठाएंगे। मान लीजिए आपको कहीं ले जाना है तो किसी साधन पे रखेंगे, फिर साधन जहाँ जाएगा वहाँ से फिर उतारेंगे, तो उसकी व्यवस्था के लिए आई लिफ्ट लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर लगा होना चाहिए हर एक मशीनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने योग समझा क्या है। अब देखिए, अब हम स्टडी करेंगे ये मैग्नेटिक पोल। ये मैग्नेटिक पोल क्या है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक पोल आपको दिख रहा है ये जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, ये भी मैग्नेटिक पोल। और ये मैग्नेटिक पोल लैमिनेटेड होते हैं, मतलब इनके पतले पतले पत्तियों में काट करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, लैमिनेटेड होते हैं, इनको पतले पतले पत्तियों में काट करके जोड़ दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक पोल कोर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल कोर। ठीक है, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी 3D डायग्राम दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे जो इस तरह की संरचना आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं, पोल शू। मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक पोल का ये जूता है। क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक पोल का जूता है जो सबसे नीचे लगा होता है। ठीक है, देखिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से ये फ्लक्स के लिए जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर गैप कम कर देता है। पहले एयर गैप इतना था, अब जो है देखिए नीचे आ जाने से एयर गैप कम हो गया। एयर गैप कम होने से क्या कर देता है, ये पाथ के रिलक्टेंस को कम कर देता है। अरे भाई, जैसे रेसिस्टेंस एरिया के रेसिप्रोकल होता है उसी तरह से रिलक्टेंस भी एरिया के रेसिप्रोकल होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो ये क्या किया, देखिए आर्मेचर और पोल के बीच का जो एयर गैप है उसको कम कर दिया। एयर ही तो फ्लक्स स्थापन का विरोध करती है। फ्लक्स स्थापन का विरोध मतलब रिलक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मैग्नेटिक पोल शू जो करता है सबसे पहला काम, ये रिलक्टेंस को क्या करता है, कम करता है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा काम ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग जो आप देख रहे हैं इसको धारण करने का काम करता है, होल्ड रखने का काम करता है। अगर ये न रहे तो बाइंडिंग नीचे क्या हो सकती है, स्लिप कर सकती है। तो इसको क्या करता है, बनाए रखने का भी काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक पोल शू हो गया। ठीक, अब यहाँ जो आप देखते हैं ये जो दिख रहे हैं तार, आप इस तार को हम मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग। ये दो प्रकार का होता है, फील्ड बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग। ठीक है, मतलब सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, जब इसमें करंट फ्लो होती है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से क्या करता है, निकालने का काम करता है। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसी के रास्ते इस गैप में आती है। ठीक है, जब वाइंडिंग में करंट फ्लो हो, इसीलिए क्योंकि जब एक्साइट होता है ये तभी फ्लक्स आती है, इसलिए इसको एक्साइटिंग कॉइल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक, इसको हम क्या कहते हैं, पोल बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोल बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, सीरीज पोल बाइंडिंग और शंट पोल बाइंडिंग। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों, ये आपको योग की संरचना ऊपर दिखाया है और मैग्नेटिक पोल की संरचना ये नीचे आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे पोल शू को भी दिखाया है और ऊपर मैग्नेटिक पोल को दिखाया है। ठीक है, और ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट स्क्रू को भी दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी दिख रही होगी। ठीक है, और फिर दूसरी जगह भी देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कैसे मैग्नेटिक पोल जो है आर्मेचर के ऊपर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक पोल। ठीक, देखिए नीचे मैग्नेटिक पोल शू को भी दिखाया है। ठीक है, इस तरह से आपने 3D डायग्राम को भी देख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पोल कोर समझा,
पोल बाइंडिंग समझा, पोल शू समझा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब नीचे चलते हैं। अभी तक मैंने स्टेटर के बारे में बताया आपको, ठीक है। अब हम रोटर पे चलते हैं। मशीन के ही दो भाग ही होते हैं। रोटर पे जब चलेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये आपको आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? आर्मेचर कोर, इसमें क्या होती है? आर्मेचर कोर, और दूसरा क्या होता है? आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है। ये दो प्रकार की बाइंडिंग होती है इसमें भी, ठीक। ये आपका आर्मेचर कोर और उसके नीचे आर्मेचर बाइंडिंग। देखिए, पोल बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। ये एक आपकी बाइंडिंग होती है सीरीज बाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है आपका? शंट बाइंडिंग, ठीक है। इस प्रकार से आपके पोल बाइंडिंग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग, दो प्रकार की बाइंडिंग भी हो गई। यहाँ भी आर्मेचर बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है आपका? वेव बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पहले हम सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग को शार्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आर्मेचर को समझने, ठीक है। तो सीरीज बाइंडिंग क्या होती है? जब ये फील्ड बाइंडिंग है जो दिख रहे हैं, जब ये फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है तब इसको हम सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आर्मेचर संरचना मान लीजिए इस तरह का है, मतलब यहाँ पे कम्यूटेटर भी दिखा दिया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ऐसे जब इस तरह की बाइंडिंग होती है, ठीक है, इस आर्मेचर संरचना से जब इस सीरीज में जब जुड़ी होती है ये, तब ये बाइंडिंग क्या कहलाती है? आपकी सीरीज बाइंडिंग कहलाती है। जो फील्ड बाइंडिंग इसके सीरीज में जब जुड़ी होती है, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? इसका जो रेसिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या होता है? कम होता है, तभी ना अधिक से अधिक करंट को अपने अंदर से पास कर पाएगी। तो रेसिस्टेंस कम होने के कारण क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई, ये जानते ही हैं। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है? आपका जो ये वाइंडिंग होती है मोटी हो जाती है। अब मोटी होने से उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जब भी आप सीरीज बाइंडिंग में, आप सीरीज फील्ड की संरचना जब भी बनाइएगा, सीरीज बाइंडिंग जब भी बनाइएगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स शंट बाइंडिंग से कम ही रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? मान लीजिए आपको रस्सी, थोड़ी सी सूत अगर दे दिया जाए, सूतरी जिसको बोलते हैं, उसको कहा जाए लपेटिए, तो उसको अब जब आप लपेटेंगे, पतला होने के कारण बहुत टर्न बन जाएगा। लेकिन मोटा बारहा दे दिया जाए, कहे इसको लपेटो, तो उसमें टर्न क्या बनेंगे? कम बनेंगे। तो यानी कि कंडक्टर की साइज जब मोटी हो जाती है तो उसमें टर्न क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज बाइंडिंग हो गई, ठीक है। शंट बाइंडिंग आपको क्या होती है? जब इस संरचना से, ठीक है, मतलब इस संरचना में तीन चीज़ें हैं, कम्यूटेटर है, आर्मेचर है, फिर ये ब्रश है। अभी हम इसका स्टडी करेंगे। जब इस संरचना से जब बाइंडिंग आपकी किस क्रम में जुड़ी हो, देखिए ये संरचना है, जब इससे बाइंडिंग आपकी समांतर क्रम में जुड़ी हो, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं क्या? शंट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? शंट बाइंडिंग। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब जब फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब समांतर में जुड़ी होती है तो इस बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? शंट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। क्या रखते हैं? रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस बेटा थोड़ा हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है इसमें आ सके, ठीक है, इस संरचना में आ सके। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से तार पतला हो जाता है। पतला होने से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में क्या अंतर है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ में आ गए आपको। अब हम चलते हैं आर्मेचर को समझने, जो रोटर पे स्थापित होता है, ठीक है। देखिए रोटर पे आप देखते हैं मीड में क्या होता है? शाफ्ट होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए
यहाँ आप देखिए मिड में क्या दिख रहा है आपको, शाफ्ट दिख रहा है, लंबा सा मिड माइल्ड स्टील का बना हुआ शाफ्ट आपको दिख रहा है। उसी शाफ्ट पर एक ये संरचना दिख रही है मोटी वाली सिलिंड्रिकल टाइप, ठीक है, इसी को आर्मेचर बोलते हैं। देखिए पूरा जो मटेरियल है बेटा ये सिलिकॉन इस्पात का मटेरियल है, उसी में सिलिकॉन इस्पात को पतले पतले पत्तियों में काट कर आपस में पंच कर दिए हैं और फिर उसी में स्लॉट काट के वाइंडिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जो ये आपको संरचना ये दिख रही है, जो मोटा सा या सिलिंड्रिकल टाइप दिख रहा है, इसी को आर्मेचर कोर बोलते हैं। सिलिकॉन इस्पात का बना होता है और भंवर धारा हानि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको पतले पतले पत्तियों में हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो बाइंडिंग की जाती है उसी को आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। यह बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक वेव बाइंडिंग और एक लैप बाइंडिंग, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दो तरह की बाइंडिंग की जाती है। इसके जस्ट आगे जो आप देख रहे हैं ये चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। ये कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है, ठीक है। यही करता है एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्जन, यही काम करता है, ठीक है। एज ए कन्वर्टर वर्क करता है ये कम्यूटेटर, ठीक है, जो आगे आपको दिख रहा है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से आप इसकी संरचना को समझिए, ठीक है। ठीक है, तो आपने आर्मेचर को देखा। तो ये आर्मेचर कोर में जो सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, इसको पतले पतले पत्तियों में काट देते हैं, इससे भंवर धारा हानि कम हो सके। क्यों ऐसा करते हैं, ये भंवर धारा क्या होती है, अभी बस इसके बाद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और सिलिकॉन इस्पात का ही चयन क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप पतला बनता है, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका भी हम संक्षिप्त विवरण अभी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका आर्मेचर हो गया। ये जो पत्तियाँ होती हैं बेटा ये 0.5 mm की साइज़ की लगभग होती हैं, इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक। अब लैप और वेव वाइंडिंग क्या होती है अभी हम आगे स्टडी करेंगे ही इसके बारे में, ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आपने आर्मेचर के बारे में समझ लिया, जो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। इस आर्मेचर के जस्ट आगे मैंने आपको कम्यूटेटर को दिखाया था, ठीक है, जो एसी को डीसी में, किसके में, ये एसी को डीसी में कब कन्वर्ज करता है, जनरेटर के केस में, ठीक है। और फिर क्या करता है, डीसी को एसी में, किस केस में करता है यह काम, यह डीसी मोटर के केस में करता है, ठीक है। यानी कि ये कन्वर्टर का काम करता है, ठीक है। अब इससे सप्लाई लेने या देने के लिए ब्रश लगाते हैं, कार्बन का ब्रश होता है। कार्बन का ही चयन क्यों करते हैं इस पर भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को बहुत बृहत लिख देंगे तब तो पूरा किताबें लिख दी है, तब एग्जाम में आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का कितना बड़ा आंसर लिखेंगे। इन सारी चीज़ों को बारी बारी से अलग से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ जानिए क्या है, कार्बन का बना ये ब्रश है जो सप्लाई लेने या देने का काम करता है। मतलब क्या करता है, बाहर से सप्लाई लेता है और फिर अंदर सप्लाई बाहर देता है, अलग अलग केस में। जनरेटर में क्या करता है, बाहर देगा, मोटर केस में क्या करेगा, अंदर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया और सारी चीज़ें। अब इसी प्रकार इसका अब वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं कि यही संरचना कैसे डीसी मोटर का भी काम कर रही है और यही संरचना कैसे डीसी जनरेटर का भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ये शाफ्ट है बीच में जो बना हुआ है, ठीक है। इसको हम जब समझ लेंगे तो हमको पूरा मशीन अच्छे तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको हमें डीसी जनरेटर बनाना है। क्या बनाना है, डीसी जनरेटर बनाना है। डीसी मशीन दो प्रकार का होता है ना, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो ऐसा फिगर आपको बनाना है जो डीसी जनरेटर का भी काम करे और डीसी मोटर का भी काम करे, ठीक है। डीसी जनरेटर काम कैसे कर रहा है, देखिए ये शाफ्ट है। आपने किसी प्राइम मूवर या आद्य चालक जैसे डीजल इंजन से आपने इसको स्टार्ट कर दिया, घुमा दिया। अरे भाई डीजल इंजन में तेल भर के जब उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है तक 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 करके। अब फिर उसी के शाफ्ट को आर्मेचर के जनरेटर के शाफ्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो शाफ्ट भी घूमने लगता है। जब ये शाफ्ट घूमेगा तो ये कम्यूटेटर घूमेगा, इसी के साथ आर्मेचर भी घूमने लगेगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब आप इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो ये आपके दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हैं, ठीक है। जो आप सप्लाई देते हैं, आपने क्या दिया सप्लाई,
यहाँ पे डीसी सप्लाई है। जब इस मैग्नेटिक पोल, इसमें आपने सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है, जनरेटर है, भूल गए हैं थोड़ा सा, सॉरी, ये जनरेटर, इसमें सप्लाई देने का काम आपको नहीं करना है। ये जनरेटर सप्लाई क्या कर देगा, ये खुद सप्लाई देने का काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए कि जब आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, जब इस चीज़ को आप घुमाएंगे तो क्या करेगा, आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर में जो बाइंडिंग है ये बाइंडिंग भी घूमेगी, यानी कि बाइंडिंग इसी में खूब तेज क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। जब ये बाइंडिंग रोटेट करेगी तो इनसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं बेटा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, ये बाइंडिंग काटेगी, ठीक है। जब ये बाइंडिंग उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगी तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्या सा नेचर होगा उसका, एसी नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा, एसी। और वह एसी नेचर का ईएमएफ जो होगा इस कम्यूटेटर के द्वारा किस में बदल जाएगा, डीसी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, डीसी में बदल जाएगा। अब इसी कम्यूटेटर में डीसी सप्लाई आ गई, इसी से ब्रश लगे हुए हैं। अब इससे डीसी सप्लाई जो है, पॉजिटिव डीसी सप्लाई बाहर जाती है, यहाँ से नेगेटिव डीसी सप्लाई बाहर जाती है, ठीक है। अब यह डीसी सप्लाई यहाँ पे क्या करती है, इसमें फ्लो होती है। देखिए इसमें फ्लो होती है इस तरह से। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए करंट के डायरेक्शन में उंगलियाँ रखी तो अंगूठा हमेशा क्या करेगा, एन सिरे को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो समझ लीजिए वो एन पोल है, ठीक है। कई तरीके हैं जानने के, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो एन है, ये क्लॉकवाइज है तो यस है, फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो एन है, इसमें भी क्लॉकवाइज है तो क्या है, यस है, ठीक है। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक, देखिए करंट इसमें गया, फिर इसमें करंट इसमें आया, फिर इसमें करंट इसमें गया, फिर इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये मैग्नेटिक पोल में अब करंट फ्लो होने लगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा और फिर ये बाइंडिंग कट रही है, ठीक है। बाइंडिंग घूमी रही है, ये इसी फ्लक्स को ये काट रही है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत वाहक बल चूंकि नेचर में एसी है, वो किसमें, कम्यूटेटर में डीसी में बदल के आया, उसी से फिर सप्लाई गई, फिर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरेटर का वर्क किया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि ये डीसी मशीन कैसे जनरेटर का काम कर रही है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब ये बात आपको समझनी है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, ठीक है। कैसे, यहाँ समझना जरूरी है, पहले मुर्गी आया पहले अंडा। अब देखिए कैसे, देखो थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा। अच्छा थोड़ा अंदर चले ही जा रहे हैं तो क्या बुराई है यार, थोड़ी जानकारी बढ़ जाएगी तो इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़ें, ठीक है। आप ये सोचते होंगे सर बड़ा डीपली पढ़ा दे रहे हैं यार, इतनी ज़रूरत नहीं है। अरे है ज़रूरत भाई, आप जब डीपली समझ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए मुर्गी आया कि अंडा, इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ, पहले आपने इसको घुमाया, आपका ये पूरा रोटर पार्ट घूमने लगा, ठीक है। जब यहाँ फ्लक्स रहेगा बेटा तभी नहीं ये बाइंडिंग इस फ्लक्स को काटेगी, बताइए। जब यहाँ फ्लक्स रहेगा तभी ना ये बाइंडिंग इनको काटेगी। अब फ्लक्स कब रहेगा, जब इसमें करंट रहेगा, ठीक है। अब सोचिए बात को, इसमें करंट कब रहेगा, जब यह आर्मेचर यानी कि कम्यूटेटर से जब करंट इसमें जाएगी तभी न इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें करंट लाने के लिए पहले क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तभी ये आर्मेचर घूम करके उस मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो इसमें करंट आएगा तो फिर इसी में जाएगा ना। अब सोचो पहले क्या आया, ठीक है। आपको घुमाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चाहिए ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा कब, जब यह करंट इसमें जाएगी। करंट इसमें कब जाएगी, जब इसमें ईएमएफ होगा। ईएमएफ कब आएगा, जब पहले ही फ्लक्स रहे, ठीक है। तो ध्यान से बताइए क्या यह सोचने वाली बात है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता क्या है, पूरा कंस्ट्रक्शन ही बेकार है, जनरेटर ईएमएफ देता ही नहीं है, करंट फ्लो करवाता ही नहीं है, ऐसा भी करता है। लेकिन यहाँ आखिर रियल में कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, इसको समझने पहले हमारी बात आप समझ पाए कि नहीं, इसको हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपने हमारी बात को समझा कि नहीं समझा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये बताइए बेटा। जब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स रहेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, तभी नहीं ये कुंडली इस फ्लक्स को काटेगी तो इसमें विद्युत वाहक बल होगा, लोड देने पर करंट फ्लो होगा। यानी करंट फ्लो होने के लिए पहले फ्लक्स चाहिए ना। और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पहले ही जो है इसमें करंट आ गई है, यही करंट इसमें चली गई और ऑलरेडी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिला हुआ है,
ठीक है। तो पहले इसमें सप्लाई चाहिए तभी नहीं फ्लक्स देगा। अब पहले सप्लाई कब होगा, जब पहले ही से फ्लक्स विद्यमान हो और घूमे और इसमें करंट आवे तभी जाएगा करंट, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। इसको पहले थोड़ा हम चार्ज कर देते हैं, एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें रख देते हैं। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो भाई स्टार्ट होगा क्या, ईएमएफ नहीं देगा ये, ठीक है। कुछ मात्रा में इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम पहले से डाल देते हैं, ठीक है। अब कुछ गॉड गिफ्टेड होती ही है। तो ये क्या करता है बेटा, बहुत कम मात्रा में ये पहले ही से मैग्नेटिक फ्लक्स दिया रहता है बिना सप्लाई दिए, ठीक है, जिसको अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। बहुत कम मात्रा में ये मैग्नेटिक फ्लक्स देने का काम करता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व के कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पहले से क्या होता है, विद्यमान होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसको हम घुमाते हैं पूरे रोटर कंस्ट्रक्शन को, तो ये छोटा कम फ्लक्स ही इससे कटता है, इस बाइंडिंग से, जो ये बाइंडिंग है इस बाइंडिंग से कम ही फ्लक्स पहले कटता है, ठीक है। तो कम ही विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होती है। तो बहुत माइन्यूटली करंट फ्लो होती है, जिसको एसी करंट, नेचर इन एसी में होता है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल जो है लगातार चेंज हो रहे हैं, इसलिए सप्लाई भी लगातार चेंज होती रहती है, या नया से, ठीक है। इसलिए एसी ये नेचर में करंट डेवलप हो गई, ठीक है। बाकी कौन सी करंट, बहुत माइन्यूटली करंट, ठीक है। वही डीसी में कन्वर्ट हुई कम्यूटेटर से, अब फिर डीसी से सप्लाई। अब देखो थोड़ी करंट जब यहाँ से हो करके इसमें गई तो पहले थोड़ा दे ही रहा था, अब जब करंट पा गया तो फ्लक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो जब फ्लक्स बढ़ा दिया तो अब क्या हुआ, मशीन तो चल ही रही है, अब मशीन जो है अब अधिक फ्लक्स को काटना शुरू करेगी। जब अधिक फ्लक्स को काटना शुरू करेगी तो इसमें अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा, अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इसमें अधिक करंट फ्लो होगी। अब फिर जब इसमें कम्यूटेटर से डीसी करंट का मान जब बढ़ेगा तो अधिक करंट इसमें फ्लो होगा। इस प्रकार धीरे धीरे करंट की वैल्यू इसमें बढ़ जाती है और ये क्या करने लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इस प्रकार जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे ईएमएफ का मान भी बढ़ना शुरू होता है। इसमें फैराडे का दोनों नियम आ गया, ठीक है। पहला नियम कि इस फ्लक्स को यह कुंडली काट रही थी, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा नियम जब फ्लक्स कम है तो कम ईएमएफ था, जब फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे ई प्रोपोर्शनल टू डी/dt जैसा उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि कुंडली में कैसे ईएमएफ उत्पन्न होती है। ईएमएफ मतलब क्या है, एक ऐसी सप्लाई, ठीक है, जिसके कारण मतलब ऐसा कारक जिसके कारण सर्किट में करंट क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीज़ों में दिक्कत हो रही हो कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जैसे ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो मेरा एक चैनल है वैभव एडवांस लर्निंग के नाम से, ठीक है, वैभव एडवांस लर्निंग, ठीक है। इस चैनल को आप विजिट करिए, इसमें लगभग 30 लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैंने अपलोड किया है। अगले सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में ही लॉन्च होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ जा करके इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए, हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि पहले क्या आया, मुर्गी आया कि अंडा, मतलब पहले फ्लक्स आया, ठीक है, कटा, ईएमएफ आया, करंट फ्लो हुआ, वही करंट इसमें फ्लो हुआ तो मैक्सिमम फ्लक्स ये देने का काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यहाँ से समझ लिया, ठीक है। आपने शंट बाइंडिंग भी समझ लिया, सीरीज बाइंडिंग भी समझ लिया, आर्मेचर कोर भी समझ लिया, आर्मेचर कोर आर्मेचर बाइंडिंग भी समझ लिया। अब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर, अभी मैं तुरंत मैं चल रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ईडी करंट लॉस क्या होता है और लैप और वेव बाइंडिंग क्या होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको 3D डायग्राम में सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आप जो नीचे देख रहे हैं इसी तरह का आर्मेचर होता है, ठीक है। देखिए इसी तरह से इसमें बगल में देखिए कैसे स्लॉट कटे हुए हैं जिसमें बाइंडिंग होती है। इसमें हमेशा क्लोज बाइंडिंग होती है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब बाइंडिंग नीचे से क्लोज हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखिए ये क्या है, क्लोज बाइंडिंग का ही नेचर है, प्रतीक है,
ठीक है। इस प्रकार से आपने देख लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऊपर मैग्नेटिक पोल शू मैग्नेटिक पोल कोर को कैसे दिखाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3D डायग्राम में देख लीजिए, सबसे ऊपर योक है, उसके नीचे आपका शाफ्ट पे आर्मेचर है। सबसे पहले देखिए क्या है आपका, ये योक है ये, ठीक है। उसके बाद ये आर्मेचर है, ये शाफ्ट है। इसी आर्मेचर के सामने एक कम्यूटेटर है, ठीक है। अभी मैं कम्यूटेटर के बारे में नहीं बताया, अब कम्यूटेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये आपका ये मैग्नेटिक पोल है, इसके नीचे मैग्नेटिक पोल शू और नीचे बेस आपका बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डीसी मशीन का ये होल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ओके, देखिए ये जो कम्यूटेटर होता है बेटा, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है। इसमें इसके बीच बीच में माइका की पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, इंसुलेट करने के लिए। मतलब एक साइड के करंट को दूसरे साइड में नहीं जाने देता है, तभी ना एक यूनिफॉर्म करंट हमको मिलती है, यूनी डायरेक्शनल करंट आपको मिलती है। देखिए ये जो करंट, ये कम्यूटेटर होता है बेटा, ये एसी करंट को प्योर डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए हम पूछते हैं भाई कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, तो मैक्सिमम यही बता देते हैं। लगभग यह सही भी है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर प्योर चीज़ आपको बताना हो तो आप बताएंगे कि सर ये अल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसी को ये यूनी डायरेक्शनल करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, डीसी है क्या, ये डीसी लगभग लाइन में ही होती है, ठीक है। तो प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। ये एक तरीके का यूनी डायरेक्शनल करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आपने क्या देखा कैसे कम्यूटेटर वर्क करता है। अब हम इसके अलग अलग पार्ट का अब हम डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डीसी मशीन क्या है, डीसी मशीन की संरचना बताइए, ठीक है। इस पर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, डीसी मशीन क्या है, डीसी मशीन की संरचना बताइए। तो डीसी मशीन क्या है आप बता देंगे, ठीक है, कि जो मशीन डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करती है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं जो मशीन डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आदान या प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी मशीन कहते हैं। यानी डीसी जनरेटर होगा तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, डीसी मोटर होगा तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, आदान मतलब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये डीसी मशीन हो गई। अब फिर इसके संरचना में ऐसे फिगर बनाएंगे और सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे, ठीक है। बहुत डीप नहीं लिखेंगे, बहुत डीप लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या फ़ायदा, नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा और स्टडी करने चल रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको क्लियर होगी और कुछ जानने की इच्छा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर स्टडी करने, कि ये आपका ईडी करंट लॉस क्या होता है और लैप और वेव बाइंडिंग क्या होती हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाँ तो देखो बेटा, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये डीसी जनरेटर की भांति कैसे वर्क किया है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर की भांति कैसे वर्क कर रहा है इसको आप कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए आप देखिए कैसे जानेंगे इसको। तो डीसी जनरेटर आपने समझ लिया, ये अल्प मात्रा में मैग्नेटिक फ्लक्स देगा ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और चुंबकत्व के कारण। और वो थोड़ा फ्लक्स जब ये आर्मेचर बाइंडिंग काटेगी तो ईएमएफ थोड़ा जनरेट होगा, लेकिन उसी थोड़े ईएमएफ से थोड़े करंट फ्लो होने से इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ाना शुरू करेगा, तो ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा जो सप्लाई की ओर जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आपने डीसी जनरेटर की तरह कैसे वर्क किया समझ लिया, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे क्या कि ये जो कंस्ट्रक्शन है डीसी मोटर की तरह वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले डीसी मोटर को कौन सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे ना तभी मैकेनिकल पाएंगे, तो डीसी सप्लाई आप देंगे, ठीक है। अब इसमें डीसी सप्लाई से यह करंट इसमें फ्लो होगी, नेगेटिव करंट इसमें फ्लो होगी, ठीक है। देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर इसमें फ्लो होगी, फिर इसमें फ्लो होगी, फिर इसमें फ्लो होगी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के बाद ये इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेंगे, ऑलरेडी
उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, पहले ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें दे देंगे। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया यहाँ पे, और ये एल साइन थीटा कब वर्क करेगी, जब एक दो मैग्नेटिक पोल आप में रखे हैं, इसमें बीच में हमने क्या कर दिया, कंडक्टर डाल दिया। जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तभी इस पर टार्क अप्लाई होगा, और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फिर कंडक्टर में करंट होगी तभी। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पे डीसी सप्लाई जैसे दिया, डीसी सप्लाई इस सारे मैग्नेटिक पोल में आ गई। मैग्नेटिक पोल क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को दे दिया, और फिर यही सप्लाई कहाँ गई, ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर में गई। कम्यूटेटर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके किस में दिया, आर्मेचर को दिया। अब जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, इस पर एक टार्क अप्लाई होगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क कहते हैं। टार्क क्या है, जब कोई बल किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी वस्तु को घूर्णित कर देता है या उसको चारों तरफ घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण या टार्क कहते हैं। तो जब इस पर ऐसा एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जिससे ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर को भी वेरीफाई करता है। ठीक है, डीसी मोटर में आप सप्लाई देंगे, डीसी जनरेटर में सप्लाई आप लेंगे, दोनों काम ये कंस्ट्रक्शन आपको कर रहा है। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन को आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नहीं आया होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कहिएगा, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, आपने दोनों तरीका समझ लिया कि कैसे ये डीसी जनरेटर और कैसे ये डीसी मोटर दोनों का वर्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब हम चल रहे हैं, स्टडी करेंगे क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर में कैसे एडी करंट लॉस होता है उसको हम स्टडी करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, कैसे जनरेटर का काम और कैसे ये मोटर का काम कर रहा है। जनरेटर का आपको समझ में आ गया होगा। मोटर का कैसे है कि सप्लाई आपने दिया, सब मैग्नेटिक पोलों में सप्लाई गई, मैग्नेटिक फ्लक्स देने का काम शुरू कर दी, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका सब में आ गया। ठीक है, और फिर यही सप्लाई ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर में गई, कम्यूटेटर इसको एसी में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर में जैसे ही फ्लो करवाएगा, इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा और ये घूमने लगेगा। ठीक है, ये कैसे घूमता है मैं आपको बता दिया हूँ। यह टार्क आता कैसे है मैंने इसको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आप इसको अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार अब आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ईडी करंट लॉस, ईडी करंट का जो मैंने नाम लिया है वो ईडी करंट इन रियल में होती क्या है, मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस चीज़ों को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आपको डीसी मशीन के संरचना के अंतर्गत नहीं लिखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको अलग से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा पड़ा है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, और जो चीज़ें बचेंगी वो चैप्टर के लास्ट में हम उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ईडी करंट लॉस क्या होती है मैं आपको बता दूं। यह मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें आपने तार लपेट दिया है। ठीक है, तो आपने जैसे सप्लाई दिया तो करंट फ्लो हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। जब करंट इसमें फ्लो होगी तो क्या बन जाएगा, एन, या क्या बन जाएगा, यस। लेकिन देखिए बेटा ये एसी करंट है, एसी में ही ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसलिए डीसी में दोनों नहीं होते हैं, एसी में ही होते हैं। तो अब देखिए, अब जब पॉजिटिव पल्स हुआ तो डायरेक्शन ये रहा, जैसे निगेटिव पल्स आएगा करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो अब यस यहाँ था अब वो एन बन जाएगा, जो यहाँ यस था अब वो क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो ऐसे बार बार इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। एसी के कंडीशन में, डीसी में तो फिक्स पोलैरिटी होती है, एसी में पोलैरिटी हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब देखिए, जब यहाँ देखिए करंट का मान बढ़ रहा है, अब फिर धीरे धीरे घट के यहाँ जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर घट के क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि करंट की वैल्यू भी लगातार इसमें क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। यानी कि इस करंट से जो इससे फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उस फ्लक्स के भी मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। लगातार फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एक कुंडली लिपटी हुई है और जब फ्लक्स में इस कुंडली से बद्ध होके, जब यही फ्लक्स इस कुंडली से बद्ध होके जब इसमें परिवर्तन करेगा तो जाहिर सी बात है इस कुंडली में एक प्रकार का ईएमएफ भी उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और वो ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करेगा क्या? उसी कारक का विरोध करेगा जिससे ये उत्पन्न हो रहा है। तो करंट का मान बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध करेगा और घटेगा तो घटने का विरोध करेगा, यानी कि धारा परिवर्तन का विरोध कर देगा। ठीक है। तो जब कुंडली कॉइल में जब करंट फ्लो होती है, एसी करंट, तो करंट कॉइल क्या करने लगती है? धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि बढ़ रही है तो घटाना शुरू करेगी और घट रही है तो बढ़ाना शुरू करेगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। इसी का प्रयोग हम फिल्टर सर्किट में करते हैं, क्योंकि डायोड प्योर हमको डीसी नहीं देता है, उसमें एसी के कंपोनेंट होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे यही फिल्टर में इंडक्टर कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है। तो इंडक्टर इस प्रकार से आपने क्या देखा? धारा परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। फ्लक्स से बद्ध होकर परिवर्तित हो रही है, इसमें ईएमएफ आ रहा है। उसी ईएमएफ के कारण ही ये धारा परिवर्तन का इंडक्टर क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यहाँ तक तो बातें समझ में आई। जब फ्लक्स कुंडली से कटेंगी इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, उस ईएमएफ के कारण भी इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है। तो आप सोचिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चूंकि ये कोर भी तो है, ये फ्लक्स इस कोर से भी तो परिवर्तित होगा। बताइए, ये जो फ्लक्स है ये कोर से भी तो परिवर्तित होगा, और जब फ्लक्स कोर से बद्ध होकर परिवर्तित होगा तो कोर में भी एक चक्राकार धाराएं फ्लो होने लगेंगी। ठीक है। पूरे कोर में एक चक्राकार धाराएं फ्लो होती हैं। ठीक है ना। भौरे की तरह गोल गोल करंट इसमें भी पूरे तरह क्या होती हैं? फ्लो होने लगती है, पूरे कोर में फ्लो होने लगती है। और हमारी ज़रूरत क्या है? केवल बाइंडिंग में फ्लो हो। लेकिन अब गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, इसलिए इसके साथ कुंडली के साथ कोर भी संपर्क में है, इसलिए कोरोम करंट फ्लो हो जाती है। और कैसा नेचर का होता है? जिससे भंवरा पानी में घूमता है उसी करंट नेचर का होता है, इसलिए इसको ईडी करंट बोलते हैं। जो पावर इसके कारण लॉस हो जाता है उसको हीट करने में कोर को, उसी पावर लॉस को हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। उसका जो है फार्मूला के ई बराबर BM स्क्वायर टी स्क्वायर, BM स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी, ये आपका ईडी करंट लॉस का फार्मूला होता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? जब हम इसको पतले पतले पत्तियों में काट देंगे और उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देंगे तो हो गया क्या? करंट अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, बीच बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाने से। या एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बहुत जब आपका रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें रेसिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि R बराबर रोयल बाई ये होता ही है। जब पतला कर देंगे तो एरिया रिड्यूस हुआ, रेसिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस जब बढ़ गया तो होगा क्या? करंट का ये कोर क्या करने लगेगा? विरोध करने लगेगा, जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? ईडी करंट क्या होता है और ईडी करंट लॉस क्या होता है। जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ इसका हम बृहद स्टडी करेंगे। ठीक है। अब फिर हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लीजिए। आप जानते हैं एच, यहाँ मानिए एच का मतलब करंट। ठीक है। एच का क्या मतलब है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो इसका भी मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एच बराबर NI/L होता है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में सब कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है। आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना के बता देंगे। एच प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि करंट की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे, बी का मतलब होता है फ्लक्स, बी का मतलब फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स। जब करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखिए फ्लक्स का भी मान ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। देखिए जब ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ता 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 शुरू हो जाता है। ऐसे ही करंट से ही तो फ्लक्स आना है, जैसा करंट होगा वैसे फ्लक्स होगा। जैसा बाप वैसा बेटा, अरे इंसान का बेटा इंसान होगा ना, तो सेम उसी तरह से करंट होगा, उसी तरह से फ्लक्स होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लक्स घटना शुरू हो रहा है, करंट घटना शुरू हो रही है यहाँ पे। जब करंट घटेगी तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स भी, करंट जब घटेगी तो फ्लक्स भी यहाँ से घटना शुरू होगा। यहाँ देखिए करंट घट के तो जीरो हो गई, लेकिन फ्लक्स कह रहा है हम इससे ज़्यादा जेबा नहीं करेंगे, अब बेईमान हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे आ जाना चाहिए ना, इस जो यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन उसको नीचे आ जाना चाहिए ना, लेकिन नीचे नहीं आया। कह रहा आप चोर हैं, हम इतना चोरी कर लेंगे, हम नहीं देंगे इतना। ठीक है ना। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी इसमें संचित हो जाती है, जो चोरी हो जाती है इतनी एनर्जी, इसी को ही हम क्या कहते हैं?
हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। कैसे? अब इसको भाई जीरो करने के लिए हमें इतना नेगेटिव करंट लॉस करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब इतना नेगेटिव करंट हमको लॉस करना पड़ेगा, नीचे इधर जाना पड़ेगा, तभी नहीं यहाँ से आकर के यहाँ जीरो होगी। यानी कि हमको इतना एनर्जी एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, पुनः जीरो करने के लिए। तो इसी लॉस को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है ना। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो एनर्जी इसमें छुप जाती है, जो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छुप जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। आप ये कह सकते हैं कि H का मान जीरो हो गया लेकिन B का मान जीरो नहीं हुआ, यानी कि H के मान से B का मान पीछे हो गया। इस प्रोसेस को हम शैथिल्य या हिस्टैरिसीस कहते हैं और इसके कारण जो पावर लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो हर साइकिल में ऐसा होता है, फिर करंट का मान बढ़ा घटा, फिर नेगेटिव करंट इतना लॉस हुआ, हर साइकिल में इस तरह का लॉसेस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस इसमें होगा, ठीक है। जितना ही बड़ा एरिया इसमें होगा उतना ही बड़ा हिस्टैरिसीस लॉस होता। इसलिए हम ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिसका हिस्टैरिसीस लुक पतला बनता है, जैसे सॉफ्ट आयरन का, जैसे सिलिकॉन इस्पात का, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल को चयन करते हैं, तभी जो है हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सकती है, ठीक है। जैसे ईडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एक ऐसा नेचुरल लॉसेस हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, इनको कम कर सकते हैं। इसका हिस्टैरिसीस लूप पतला करके, इसको पतले पतले पत्तियों में काट करके पंच करके, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ईडी करंट लॉस का फार्मूला है, Vm² F² T² × V, ठीक है। ये मोटाई है, ये वॉल्यूम है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है हिस्टैरिसीस लॉस का, वो क्या होता है, Vm 1.6 F × V, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, ठीक। इसके आगे हम फर्स्ट ईयर में इसकी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आप कहिएगा तो फिर अलग से भी और बता देंगे। तो ये है ईडी करंट लॉस, ये है हिस्टैरिसीस लॉस। जो इतना एनर्जी चोरी हो जाती है, H के मान से B का मान जो पीछे हो जाता है, इसके कारण जो पावर लॉस होता है वही क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस है। अब हम चलते हैं, स्टडी करेंगे क्या स्टडी करेंगे बेटा, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वेव और लैप वाइंडिंग। ये है आपका क्या, लैप वाइंडिंग, ये है आपका वेव वाइंडिंग। इनके बारे में पहले जान लीजिए। ये आपकी हाई करंट और लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, हाई करंट, जहाँ हमको हाई करंट की आवश्यकता है वहाँ लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है, समांतर, ये मतलब समांतर पथ की संख्या। समांतर पथ क्या है ये बताइए। ये आपका कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर से आखिर आप रास्ता देंगे ना करंट को बाहर जाने के लिए, हैं। तो इसमें जितने मैग्नेटिक पोल होते हैं उतने पाथ बाहर निकलते हैं करंट को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो दो नेगेटिव हो जाता है और दो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें 4 समांतर पाथ निकलते हैं। अगर 4 पोल की मशीन है तो 4 समांतर पाथ निकलेंगे बाहर, तभी सर्किट में करंट फ्लो होगी। इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर पाथ, ठीक है। जितने समांतर पाथ होते हैं उतने ही ब्रशों की संख्या होती है। इस बात का ध्यान रखें, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम दूसरा बाइंडिंग क्या होता है, वेव बाइंडिंग। ये हाई वोल्टेज लो करंट बाइंडिंग होती है। इसमें हमेशा द्वितीय समांतर पाथ निकलते हैं, ठीक है। इसमें ब्रशों की संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। क्योंकि इसमें देखिए एक कुंडली का अंतिम सिरा दूसरी कुंडली के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, सीरीज में आपस में कनेक्ट होते हैं, वेव की तरह आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेव वाइंडिंग। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि एक कुंडली का अंतिम सिरा निकटवर्ती कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसका अंतिम सिरा जो जस्ट बगल में कम्यूटेटर सेगमेंट है उससे कनेक्ट होगा। फिर इसका ये जो दूसरी वाइंडिंग है, देखिए इसका ये जो है फिर अगले निकटवर्ती कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या है, कनेक्ट है। इस प्रकार से ये क्या बोलते हैं आप इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। देखिए ये कुंडली है ना, इसका अंतिम सिरा निकटवर्ती कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या है, कनेक्ट है। इस वाइंडिंग का अंतिम सिरा इसके जस्ट निकटवर्ती कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है। ये चूँकि इसको क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग। क्यों, क्योंकि एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग पर ओवरलैप करती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका फ्रंट पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, शार्ट पिच क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम चैप्टर के लास्ट में स्टडी कर लेंगे। वो हमारे
बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, लास्ट में हम इस सब चीज़ों को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या देखा, ईडी करंट लॉस क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, ये आपका लैब वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है, इसमें ब्रशों की संख्या कैसे निर्धारित होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अब स्टडी करेंगे, आपका अन्य चीज़ें यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया आज मैंने बताया डीसी मशीन क्या होता है, उसकी होल कंस्ट्रक्शन को एक ही मशीन के थ्रू डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उससे संबंधित जो भी बातें हैं मैंने उस टर्म को भी वेरीफाई किया है और फिर लैप और वेव वाइंडिंग को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी टॉपिक होगा हम उसकी स्टडी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।